नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम नेतन्याहू ट्रंप मुलाकात, ट्रंप का गाजा प्लान और पीओके में अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की बैठक पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के ट्रंप के बयान पर अरब देशों में खलबली। ट्रंप के प्लान को किया खारिज। यूरोपीय देशों ने भी प्रस्ताव को बताया अस्वीकार्य। ईरान को टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। कहा विश्वसनीय परमाणु शांति समझौते को देंगे प्राथमिकता। ईरान ने बयान का किया स्वागत। फिलीपींस में गहराया राजनीतिक संकट। उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते के खिलाफ संसद के निचले सदन से महाभियोग पारित। अब सीनेट में जाएगा यह मामला। अंधाधुंध गोलीबारी से दहल उठा स्वीडन का एक स्कूल। 11 लोगों की मौत। हमलावर ने खुद को मारी गोली। अब तक हमले के कारणों का पता नहीं। पैगंबर मोहम्मद के वंशज करीम आगा खान का पुर्तगाल में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर जताया शोक। भारत ने आगा खान को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया था सम्मानित। और आइए पहली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। वॉशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। दरअसल ट्रंप ने इस बैठक के बाद गाजा को लेकर अपना प्लान बताया, तो वहीं हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो ट्रंप पहले ही इशारा दे रहे थे, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर दुनिया इस पर कान धरने को तैयार नहीं थी। लेकिन मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया, उससे समूचा पश्चिम एशिया हिल गया है। वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग गाजा इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। लिहाजा ट्रंप ने सुझाव दिया कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें शांति से जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जिंदा बमों को डिफ्यूज किया जाएगा। गाजा का पुनर्निर्माण कर हजारों नौकरियां पैदा की जाएंगी। ट्रंप ने एक बार फिर मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों से अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को बसाने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जो कल्पना से परे होगा, जहां गाजा और दुनिया के लोग रहेंगे। वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप ने 4 हफ्ते के इंतजार की बात कही। ट्रंप के रिवेरा गाजा प्लान की इजराइल ने सराहना की है, जबकि अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जॉर्डन और मिस्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि अरब लीग के साथ दूसरे अरब देशों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर उसका रुख अटल है और इसके बगैर इजराइल के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। वहीं कई यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अस्वीकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत बताया है। जर्मनी ने कहा कि फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने की योजना से स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिटेन ने 2 राज्यों की स्थापना की वकालत की है। सवाल है कि क्या ट्रंप की योजना लागू हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी आबादी को जबरन विस्थापित करने पर सख्त पाबंदी लगा सकता है। इससे न सिर्फ 2 राज्य के समाधान की संभावना खत्म हो जाएगी, बल्कि इसे फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई के रूप में देखा जाएगा।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निपुण आलमबायन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद जो ये ट्रंप का प्लान निकल कर आया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ट्रंप का जो प्लान है, मुझे लगता है कि इस प्लान को लेकर काफी ज्यादा इजराइल और अमेरिका में कहीं ना कहीं सहमति बनती दिख रही है। वो बात अलग है कि यूरोपियन देश की हम बात करें या आपका ओआईसी कंट्रीज की बात करें, वो इस प्लान को लेकर मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं इस प्लान को जब देखता हूं तो मैं अमेरिका की इस पॉलिसी को देखता हूं, इस तरह से देखता हूं कि देखिए, अमेरिका वो देश है कि जो बहुत बड़ी एक प्लानिंग करता है और गिव एंड टेक के रिलेशन पे चलता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति वैसे कही जाती है। देखिए, गाजा पर अगर अमेरिका कंट्रोल करता है तो उनका कहना यह है कि हम पूरा गाजा को क्या कर देंगे, एकदम सपाट बना देंगे, वहां पर किसी तरह का कोई बिल्डिंग नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका की जो प्लानिंग है, 3-4 कारणों से अमेरिका इसमें करता हुआ दिख रहा है। पहले तो बात क्या है कि गाजा में एक अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। दूसरा क्या, एक आईमैक, जो आप जानते होंगे, आईमैक एक परियोजना थी जो अमेरिका ने प्रारंभ करने की बात की थी, इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ते हुए यूरोप से जोड़ने का प्लान, और उसका जो पूरा रूट है वो आपका गाजा से ही होके जाएगा। और तीसरा एक बड़ा कारण क्या है कि जो सुएज कनाल है वो एक पुरानी हो चुकी है, यानी कि वो एक बहुत ही पुरानी आपकी पूरी हो चुकी है। उसके लिए एक नई करनाल का रूट बनाने का जो प्लान है वो गाजा से होके जाता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो ओआईसी कंट्रीज हैं, उनको इस बात को समझा देता है, उनको इस बात से अंडरस्टैंडिंग बना देता है कि आपकी स्थिति एक बेटर स्थिति होगी, और आप अगर से जुड़ते हैं तो आपका विकास भी, आपका डेवलपमेंट भी क्या होगा, एक बेटर डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा और मिडिल ईस्ट के इंटरेस्ट में होगा, और साथ ही यूरोपियन देशों के भी इंटरेस्ट में होगा। तो मुझे लगता है कि उस प्लानिंग को देखते हुए अमेरिका कहीं ना कहीं गिव एंड टेक के रिलेशन को क्या करेगा, स्टैब्लिश करेगा कि आपका एक गिव एंड टेक का रिलेशन। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि उनकी कई देशों में मीटिंग भी होनी चाहिए, जॉर्डन से मीटिंग होनी है, जापान से मीटिंग होनी है, आज इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग हुई, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में आपका पीएम मोदी से मीटिंग होनी है। तो कई तरीके में देख रहा हूं कि अमेरिका एक बड़ी योजना के तहत, एक बड़ी प्लानिंग के तहत क्या कर रहा है, उसको प्लान कर रहा है। तो मैं इसको कई योजनाओं के तहत, कई घटनाओं के तहत इसको मैं देख रहा हूँ। तो निपुण जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे हमास की ओर से या अरब देशों की ओर से, वो प्रतिक्रियाएं कहीं भी जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसका समर्थन करते हुए नहीं दिखती हैं। और ऐसे में जिस तरह का ये मुद्दा है, ये कोई आज के 2-3 साल पुराना मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। ऐसे में ट्रंप का जो ये प्लान है कितना प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का हम विरोध देख रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो काफ़ी प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं कि जिस तरह से हो सकता है कि इस प्लान की अगर ज़्यादा बात की जाए तो वहाँ पर जो अशांति है वो बढ़ जाए। नहीं, देखिए, मैं मान रहा हूं कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत ही टफ काम होगा। देखिए, करीबी आप देखिए 2 से अगर हम गाजा की बात करते हैं तो करीब लाखों की तादाद में लोग हैं, 20 लाख के आसपास के लोगों को अगर आप सेटल करेंगे, चाहे वो इजिप्ट में लेके जाए, जॉर्डन में लेके जाए, तो ये आसान बात नहीं होगी। जॉर्डन और इजिप्ट इसके लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे। और अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे हमको सेना का भी यूज करना पड़े, तो बहुत ही एक हृदय विदारक तस्वीरें हमारे सामने आएंगी। और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा अमेरिका करता है तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया में और देशों को मौका मिलेगा इस प्रकार के स्टेप लेने का, इस प्रकार के एक्शन लेने का। तो फिर कहाँ यूएन और फिर कहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स के जो मुद्दे होंगे बहुत सारे उभर कर आएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले तो बात ओआईसी, लेकिन मुझे एक बात इंटरेस्टिंग चंद्रशेखर जी ये लगती है कि जब मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखता हूँ तो यहाँ पे गिव एंड टेक की बातें होती हैं। और आईमैक जो प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, वो सबके सब उत्साहित हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यानी कि उसको जो रिस्ट्रक्चरिंग करना है गाजा का, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट और बड़ी बड़ी कंपनियां उसके लिए लगेंगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि सऊदी जैसे देश जो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिबिल्ड कर रहे हैं, जो ऑयल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से हटाकर अपने आप को मॉडरेट करके एक नई इकोनॉमी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको अमेरिका कहीं ना कहीं प्रलोभन दे सकता है कि आप अगर मेरे साथ जुड़ें
तो मैं आपका जो फ्रूट क्राइसिस है उसको खत्म कर दूंगा। दूसरा, मैं जो तुम्हारे को एक फियर रहता है हमेशा किसका, ईरान का, मैं उस फियर को खत्म कर दूंगा। तो तमाम तरह के जो इस प्रकार के इश्यूज है, आप देखिए जितने भी कंट्रीज है सब मोनार्क हैं, और ये मोनार्क जो है अमेरिका की छत्र छाया में रहकर ही अपनी सल्तनत को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो मैं इसको कई रीजन से देख रहा हूँ, तो कई कारणों से है कि अमेरिका इसको देख भी सकते हैं। और थोड़ा चंद्रशेखर जी आप चलिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने एक मिडिल ईस्ट पीस प्लान लेकर आए थे। हालांकि वो पीस प्लान ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि इजराइल की बातों को, चाहे जेरूसलम को उनका कैपिटल डिक्लेयर करना, वो सब बातें वैसी थी जो इजराइल के हितों को, इंटरेस्ट को पूरा करने वाली थी। और मैं हमेशा एक बात जानता हूँ, एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन का कहना यह था कि अमेरिका अगर किसी भी कंट्री को कुछ भी देता है या किसी की हेल्प करता है तो बदले में वो कुछ ना कुछ लेता है। तो अमेरिका की अगर पॉलिसी ये भी चलती है, तो अगर वो क्या कोई इजराइल के साथ में को कोऑपरेट करने की बात करता है कि हम गाजा में तुम्हें सपोर्ट करेंगे और गाजा को हम लोग पूरा अपने कंट्रोल में करेंगे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का इजराइल को लेकर भी इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को लेकर भी इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलिस्तीन का जो कोज पहले बहुत इंपॉर्टेंट रखता था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए, लेकिन हमने देखा था कि जैसे इजराइल और गाजा के वॉर में केवल ईरान एक ऐसा देश था जो उस कोज को आगे लेके बढ़ा। बाकी कुछ आवाजें उठती रही दबी आवाज में, लेकिन उतनी मुखर आवाजें नहीं थी जितनी मुखर आवाज क्या थी, ईरान की थी। तो निपुण जी, इसके अलावा जिस तरह से जो ये बैठक होनी थी डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू के बीच में जो बैठक हुई है, इससे पहले भी उन्होंने एक दो बयान दिए हैं। कल में उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि गाजा में कब तक शांति रहेगी। उनसे इजराइल को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने अपनी पेन दिखाई और कहा कि ये जो पूरी पेन है ये मिडिल ईस्ट है और इसकी जो टिप है ये इजराइल है। तो वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं? अगर आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म शांति की बात करनी है तो आपको कहीं ना कहीं सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना होगा, उनको टेबल पर लेना होगा। क्या कुछ वो कहना चाहते हैं? देखिए, अब जैसे हम चंद्रशेखर जी बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, जैसे हम देखेंगे अरब देश की हम बात करें, भारत की बात करें, भारत भी टू नेशन थ्योरी की बात करता है। लेकिन क्या टू नेशन थ्योरी आज प्रैक्टिकल है? देखो, उस टू नेशन थ्योरी में क्या होगा कि इजराइल को 1967 से पहले का जो पोजीशन थी फिलिस्तीन की, उस फिलिस्तीन की लोकेशन को आपको लौटाना पड़ेगा। क्या इजराइल इतने युद्ध करने के बाद, इतने वॉर करने के बाद इस जमीन को ऑक्युपाइड किया और वो वापस कर दे? पहली बार। और अगर गाजा को बिल्कुल हमास के कंट्रोल में छोड़ देता है, लेकिन दोबारा से फिर फ्री कर देता है, तो हमास का दोबारा से फिर क्या होगा, वो अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, अपने आप को क्या करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा। और रीऑर्गेनाइज करने के बाद इजराइल की जो चिंता थी, इजराइल ने जिस वजह से अटैक किया गाजा के ऊपर, वो तो झुका तो बना रहेगा। अमेरिका कहना यही है कि भाई अगर ये स्थिति को आपको खत्म करना है तो आपको गाजा को हमारे कंट्रोल में देना पड़ेगा, नहीं तो हमास को दोबारा छोड़ दिया, हमास फिर दोबारा से स्ट्रांग होगा। तो मुझे लगता है कि इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, जितने भी कंट्रीज हैं, इनको अमेरिका इस बात को अंडरस्टैंडिंग करा लेगा, समझाने का प्रयास करेगा कि ये वॉर जो स्ट्रगल है फिलिस्तीन इजराइल का, ये हमेशा के लिए खत्म करते हैं और तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें ये देता हूं। और देखिए उन देशों को क्या चाहिए, उनको चाहिए फूड सिक्योरिटी। ठीक है निपुण जी, आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले पे और किस तरह से आगे बातें बढ़ती हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। निपुण जी हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है उस पर अब आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान आतंक को पालने और आश्रय देने से बाज नहीं आ रहा। इसका एक उदाहरण है POK में हमास के साथ साथ खतरनाक आतंकी संगठनों की एक बैठक। इस बैठक में कई दुर्दांत आतंकी शामिल हुए। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बैठक में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले का समर्थन किया गया। देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दान पर पल रहा और दहशतगर्दी को पाल रहा पाकिस्तान आतंक की फसल को पानी देने से बाज नहीं आ रहा है। भारत के प्रहार ने पाकिस्तानी आतंक की रीढ़ की हड्डी पहले ही तोड़ दी है, फिर भी अपनी जहरीली फितरत से मजबूर पाकिस्तान आतंक का नया नेक्सस तैयार करने की साजिश रच रहा है। POK के रावलाकोट में बुधवार को आतंकियों का एक ऐसा ही जमावड़ा गाजा के नाम पर आयोजित किया गया। इसमें हमास का प्रतिनिधि नाजी जुहैर तो शामिल हुआ ही, साथ ही मसूद कश्मीरी, असगर खान कश्मीरी और तलहा अल सैफ जैसे दुर्दांत आतंकियों ने जिहाद के नाम पर जमकर जहर उगला। गौरतलब है कि गाजा के नाम पर बुलाई गई बैठक में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले को जमकर ग्लैमराइज किया गया। सैकड़ों मासूमों की हत्या और कई सौ बेगुनाह शहरियों को बंधक बनाने वाली इस वारदात को तूफानुल अक्सा का नाम दिया गया। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में हुए आतंक के इस अधिवेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंक को हथियार बनाने और निहत्थे नागरिकों के खून की होली खेले जाने को पाकिस्तान खुला समर्थन दे रहा है। जानकारों का मानना है कि अपनी आतंकप्रस्त नीति के तहत खतरनाक खेल खेल रहा पाकिस्तान पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिरता की तरफ ढकेलने की साजिश में लगा है। इस क्षेत्र में हमास और उसके वैचारिक साथियों का पैर पसारना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान इन्हें पनपने देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। निपुण जी, जो ये खबर है कि POK में हमास के प्रतिनिधि भी वहां पर शामिल थे, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उनके लोग भी वहां पर शामिल थे, एक बैठक वहां पर की गई। ये पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय जगत को बोलता है कि हम खुद ही अपने यहाँ आतंकवाद को झेल रहे हैं, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, ये किस तरह का उदाहरण है? बिल्कुल, ये जो POK में हुई एक शबीर शहीद स्टेडियम है, उसमें ये समिट हुई और इस समिट को ऑर्गेनाइज कराने वाली पाकिस्तान की पूरी आर्मी और ISI का पूरा सपोर्ट था। और देखिए, ये समिट यहाँ तो पहले POK में तो अभी हुई है, इससे पहले भी हम देखें तो हमास की और जैश ए मोहम्मद की, जैसे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी समिट जो है आपका लश्कर तैयबा की भी इनकी मीटिंग हो चुकी है कतर के दोहा के अंदर, पहले भी हो चुकी थी। हालांकि उस मीटिंग को इतना हमने चर्चा का विषय नहीं बनाया था, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय बना। अब देखिए, बात है कि हमास को लेकर मैं थोड़ा सा इसके 2-3 एंगल आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो चंद्रशेखर जी बात हम हमास की करें, हमास को भारत क्या बोलता है? भारत बोलता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते। और जबकि हम देखें अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यूरोप, जापान देशों की बात करें, वो सब इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसकी 2-3 वजह हैं कि एक तो फिलिस्तीन कोज को लेकर हमारा कोई ये रहा है कि हमने 2 नेशन थ्योरी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और हम ये भी मानते हैं कि हमास जो 2007 में गाजा में पावर में आया था, तो वो आफ्टर द इलेक्शन पावर में आया, तो ठीक उसके बाद उसने इलेक्शन नहीं होने दिया। दूसरा बड़ा बात क्या है कि हमास के जो रिलेशन है
हाल के दिनों में जो आप देखेंगे रशिया से बहुत बढ़ चढ़कर हुए हैं और बहुत अच्छे से आपके रिलेशन क्या रशिया के साथ डेवलप हुए हैं। रशिया खुलकर जो है अब इसराइल के अगेंस्ट हो गया है और हमस को सपोर्ट करने लगा है। तो हम उसको कोर्स पर भी देखेंगे, अगर हम हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, रशिया के साथ रिलेशन बनाना, उसका मेंटेन करना कहीं ना कहीं एक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि हमस ने कभी भी इंडिया को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं किया। तो एक तो मैं हमस की एक स्थिति आपको बताना चाह रहा था कि हमस की कंडीशन भारत के साथ रिलेशन किस प्रकार के हैं। अब बात करें कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा एक कोशिश रही है कि वो कश्मीर के मुद्दे को कहीं ना कहीं जिहाद से जोड़े और वो ये प्रयास करे कोशिश करने का कि जैसा गाजा में हुआ, जैसा गाजा में अत्याचार हुए या कहीं भी जो इस्लाम के ऊपर जो अत्याचार होता है, इस्लामिक लोगों पर जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार को कश्मीर की आवाम से जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि कश्मीर के आवाम से जोड़े। आप याद करो जब 1989 में तालिबान ने, यानी कि उस समय तालिबान तो नहीं था, मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान के अंदर, और मुजाहिदीनों ने रशिया को वहां से, यानी कि यूएसआर को वहां से निकाल दिया था। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये थी कि 1989 के बाद में उसने जो प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया इंडिया के अगेंस्ट, तो उन मुजाहिदीनों को इंडिया के कश्मीर भेजने का प्रयास किया। और तभी आप देखें 90 में जो पूरा कश्मीर की वैली के अंदर जो हमने हिंसा का तांडव देखा, यानी कि जो कश्मीर की एक जो सूफियों कल्चर हुआ करती थी, सूफिज्म वहां पे देखने को मिलता था, वो इस्लामिक करने प्रयास किया। लाखों कश्मीरी हिंदुओं को घर छोड़ने के लिए लेकिन निपुण जी, जो कुछ वहां पर हुआ उसका जवाब तो खुद कश्मीर की आवाम ने दे दिया है। वहां पर अभी कुछ ही दिनों पहले वहां पर चुनाव हुए हैं, कश्मीर की अपनी चुनी हुई सरकार है और कश्मीर किस तरह से विकास के रास्ते पे, टूरिज्म के रास्ते पे आगे जा रहा है, ये सबको, पूरी दुनिया को दिख रहा है। कश्मीर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के लगातार जो भारत की सरकार है वो सक्रिय रहती है। आज भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, कश्मीर में किस तरह से विकास करना है उसको लेकर के उन्होंने ये महत्वपूर्ण वहां पर बैठक ली। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये आता है कि पाकिस्तान पीओके के अंदर अगर इस तरह की बैठक करता है, उसमें कई सारे आतंकी संगठनों के लोग शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय जगत को कहता है कि हम खुद आतंकवाद को झेल रहे हैं, खुद आतंकवाद से परेशान हैं, ऐसे देश का क्या किया जाए जो एक तरफ कहता कुछ है और करता कुछ है। ठीक है जनसित, देखिए बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। और देखिए इसकी बात किया है कि आप जो कश्मीर में जब 2019 में 5 अगस्त को कश्मीर का जो स्टेटस हमने चेंज किया, उसको एकदम भारत की अन्य भूमि की तरह बना दिया, तब से बेचैनी थी किसको, पाकिस्तान को भी और चीन को भी, कि भारत ने एक तरफा एक्शन लेकर और उस प्रकार से मामले को सुलझाया। तब से चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए कश्मीर को लेकर। और देखिए चीन भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत का जो पूरा वेस्ट बॉर्डर है ये अशांत रहे। और चीन ने उसी वजह से कि भारत के वेस्ट बॉर्डर पे तनाव थोड़ा सा कम, मतलब भारत को प्रेशर बढ़ाया जाए और साथ में ईस्ट पर भी प्रेशर बढ़ाया जाए बांग्लादेश के माध्यम से। तो ये पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो चीन और पाकिस्तान की ओर से थी। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने क्या पाएगा। भाई वर्ल्ड बैंक, IMF से जो लोन ले रहा है वो इसी शर्त पे तो उसको लोन मिल रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उसने अफगानिस्तान को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया कि मेरे यहाँ पर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म जो मेरे यहाँ पर आ रहा है वो पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से आ रहा है और वो अफगानिस्तान में क्या करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो वकान कॉरिडोर है, और वकान कॉरिडोर वही है जो आपका सीपैक के नजदीक से होके जा रहा है और पीओके आपका सीपैक जा रहा है। तो सीपैक की जब हम बात करते हैं तो सीपैक की बात होते ही इसमें चीन का भी आपका ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट आ जाता है। बिल्कुल निपुण जी, अंतिम सवाल आपके सामने रख रहा हूं। जब इस तरह की वहां पर बैठक हो रही है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर है, वहां पर जब इस तरह की बैठक होती है तो भारत को कितना चिंतित होना चाहिए? देखिए चिंता की बात तो है चंद्रशेखर जी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए हमस एक तो इतना ताकतवर नहीं है कि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल ने उसको बहुत खत्म कर दिया, बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, उसको रीबिल्ड होने में बहुत समय लग जाएगा, पहली बात। दूसरा, हम जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा की बात करें तो इंडियन फोर्सेस के द्वारा उनको भी बहुत नुकसान जो पहुंचा दिया गया है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे हमारे ग्रुप हो गए इन सबको मिलाकर एक शक्ति बनाई जाए और भारत के ऊपर अटैक किया जाए, हमले किए जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज्यादा डर का विषय नहीं है, चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ये संगठन साथ आएंगे तो समस्या क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी मुस्तैद हैं। ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े
और इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना विश्लेषण और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। और अब हम आपको आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन से खनिज देने की मांग वाला बयान भी काफी सुर्खियों में है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की नाटो की सदस्यता नहीं मिलने तक पश्चिमी देशों से यूक्रेन को परमाणु हथियार देने और यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने की अपील को क्रेमलिन ने पागलपन बताया है। अमेरिकी डाक सेवा चीन और हांगकांग से पार्सल को अस्थायी रूप से निलंबित करने जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह टेमू और शेन सहित खुदरा विक्रेताओं द्वारा अमेरिका में कम मूल्य के पैकेज शुल्क मुक्त भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यापार प्रावधान को समाप्त कर दिया था। दरअसल इस प्रावधान के तहत अमेरिकी दुकानदारों को $800 से नीचे की शिपमेंट के लिए टैरिफ का भुगतान नहीं करना होता है। फिलीपींस कांग्रेस के निचले सदन ने उपराष्ट्रपति सारा डुटेर्ते के खिलाफ महाभियोग की शिकायत का समर्थन किया। महाभियोग का ये विधेयक अब उच्च सदन में भेजा जाएगा, जहां 23 सीनेट कार्यवाही में जूरी सदस्यों के रूप में काम करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप डुटेर्ते को हटाया जा सकता है और उन्हें किसी भी पद के लिए आजीवन अयोग्य ठहराया जा सकता है। स्वीडन के ओरेब्रो शहर में एक स्कूल में हुई गोलीबारी की वारदात में 11 लोगों की मौत हो गई है। स्वीडिश पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। हमलावर ने यहां 10 लोगों को गोली मार दी और खुद भी उसके बाद आत्महत्या कर ली। न्याय मंत्री स्टॉर्मर ने बताया कि ओरेब्रो में हिंसा की खबरें बेहद गंभीर हैं। सरकार पुलिस के साथ निरंतर संपर्क में है और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इनघम, टाउन्सविल और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। जॉर्ज टाउन के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण मंगलवार रात लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद के वंशज करीम आगा खान का पुर्तगाल में निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। वे साल 1957 में महज 20 वर्ष की आयु में इमाम बने। आगा खान चतुर्थ को दुनिया के कई देशों द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान दिए गए। भारत सरकार ने भी करीम आगा खान को अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।